नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, लेकर खास पेशकश। मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया है, उस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अनंत राम, उनसे चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, चर्चा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से भी हम करेंगे, जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष किसी जाट चेहरे को बीजेपी बना सकती है, इसको भी मद्देनजर रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर अनंत राम जी, इसी से शुरुआत करें तो जो खबर हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक जो है कोई जाट चेहरा ही प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है। क्या बैलेंस करने वाली रणनीति है, उसके तहत आगे बढ़ा जा रहा है? हाँ, निश्चित रूप से ये यद्यपि जात पात की राजनीति के विरुद्ध है बीजेपी, और उसने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है, लेकिन फिर भी सभी जातीय समीकरणों को देखते हुए और जिसको एक संतुलन बिठाने की राजनीति कहेंगे, तो क्योंकि मुख्यमंत्री अब एक पंजाबी चेहरा आ गया है और जाटों की हरियाणा में 27% आबादी है और कहीं इस वर्ग ये कोई रोष ना उत्पन्न हो, तो इसलिए ये बड़ा स्वाभाविक लगता है कि चाहे वो ओम प्रकाश धनखड़ हो या अभिमन्यु जी हों, जो अब के विधायक बन के आए हैं, इन दोनों में से किसी एक को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस हरियाणा प्रदेश बीजेपी कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, जो इस समय रामविलास शर्मा जी हैं। और ये एक्ट, इट विल बी एन एक्ट ऑफ बैलेंसिंग, ये सामंजस्य और संतुलन बिठाने की प्रक्रिया होगी। ठीक है, बैलेंस की रणनीति है। हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, शुरुआत में करूं, बहस तो जाट नॉन जाट की चल रही थी, लेकिन इसी बीच जो खबर हमारे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये है कि बीजेपी किसी जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा सकती। अब सुनेंगे। चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनंत राम जी, उससे आगे बढ़े और बात अगर बैलेंसिंग की हो रही है तो मंत्रिमंडल भी आगे आएगा और उसमें भी रोड़े अटकेंगे, उस पर भी मंथन चलेगा। क्या लगता है, कितना आसान और कितना मुश्किल मंत्रिमंडल का गठन करना? हाँ, मैं ये कहूँगा कि नए मुख्यमंत्री के लिए ये पहली परीक्षा होगी। उसको वो कितना इसमें जो है कामयाब होते हैं, कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, और क्योंकि उसकी एक निर्धारित संख्या भी होती है, क्योंकि जो आपके 90 से 9 और 6 15 और 9 बल्कि 9 और 5 14 वो बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री। अच्छा, इसके अलावा संसदीय सचिव तो बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मंत्रियों की संख्या, चाहे कैबिनेट रैंक हो चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनकी 1.5 गुना से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती। और क्योंकि आपके 9 + 5 मान लीजिए तो 14 ही बन सकते हैं। और इसमें फिर विभागों के वितरण में भी बड़ी समस्या आएगी कि प्रत्येक अपने आप को अहम मानते हुए वो जो महत्वपूर्ण महकमे हैं, जैसे होम है, जैसे फिनांस है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, जैसे एक्साइज टैक्सेशन है, जैसे एग्रीकल्चर है, ये लेने का प्रयास करेंगे। और इसमें वो उनको कितना संतुष्ट कर पाते हैं अपने ही पार्टी के नेताओं को, और उनमें कितना वो ये जिससे असंतोष ना उभरे, तो ये कहाँ तक कामयाब होते हैं, नए मुख्यमंत्री की पहली परीक्षा होगी। मंत्रिमंडल का गठन तो होगा, लेकिन उससे पहले लगातार बीजेपी ये कहती रही, जब मैंडेट मिला उस दिन भी आप हमारे साथ बैठे हुए थे स्टूडियो में जब काउंटिंग चल रही थी, लगातार ये कहा जाता रहा कि हम कोई जातीय कार्ड हमने नहीं खेला है, जातीय समीकरणों में हम नहीं उलझे हैं, हम विकास की परिभाषा, एक नई परिभाषा लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो कि मोदी ने बनाई है, और उसी के आगे आश्रय हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहां पर तो जातीय समीकरण को आपने झुटला दिया, लेकिन जब मंत्रिमंडल के गठन की बात आएगी तो उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बीजेपी को, या उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा? देखिए, वहां भी नहीं झुठलाया। 24 टिकट इन्होंने जाटों को दिए, जिसमें से दूसरी बात है केवल 8 ही चुन करके आए हैं जाट चेहरे। लेकिन ये हम नहीं कह सकते, उसमें उस समय भी ये ध्यान रखा गया जातीय समीकरण का, कि इसी को जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए 24 व्यक्तियों को जो है इन्होंने मैदान में उतारा, उनको टिकट दी, तो वहां भी था। और अब जहां तक बात है, अब उन चेहरों में से जाटों को छोड़ दो, और भी जातियां हैं हरियाणा में, चाहे अहीर हैं, वैश्य अग्रवाल हैं, पंजाबी हैं, हमारे जो SC BC हैं, और इन सब को अकोमोडेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं ये बहुत बड़ी चुनौती होगी इनके लिए, पहली परीक्षा होगी। अक्सर जब बात होती है विकास की तो कहा जाता है जो अलग अलग जोन है, अक्सर ये बात आती है कि दक्षिण जो है, दक्षिण हरियाणा हमेशा भेदभाव का शिकार रहा, हमेशा उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया।
क्या लगता है इन सब चीजों को, इन सब परिस्थितियों को मनोहर लाल खट्टर एक ऐसा नाम है जो कि साध पाएंगे, उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? हाँ, नहीं, उन्होंने पहला ही जो स्टेटमेंट दिया है, जो ही उनका नाम पारित हुआ सर्वसम्मति से सभी विधायकों द्वारा और गवर्नर के सामने गए, उन्होंने कहा कि हम क्षेत्रीय विकास में कोई ठीक है, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं अनंतराम जी, आपको सीधा रुक करेंगे। मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू लाइन पर जुड़ गए हैं। नवजोत, जी नवजोत, सवाल यह है कि बहस जाट नॉन जाट की चल रही है, उसी बीच में खबर यह भी आती है कि सूत्रों के हवाले से कि बीजेपी किसी जाट चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठा सकती है। तो कह चुके हम। जी हाँ, बिल्कुल, ये खबर अभी थोड़ी देर पहले हम ही ने बताई, मैंने ही बताई कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो दिया जा सकता है, क्योंकि अगर एक नॉन जाट चेहरा प्रदेश का मुखिया बना दिया गया तो फिर एक जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पावर बैलेंसिंग की जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की वो पूरी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन अभी जो हमें इंपॉर्टेंट है बात वो समझने की कोशिश ये करनी है कि जहां बीजेपी इन सभी चीजों को बैलेंस करने में लगी है, वहीं मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सबसे चैलेंजिंग उनके लिए क्या है, बीजेपी के लिए क्या है, जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठना, ये सबसे चैलेंजिंग है। अभी जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो अनंतराम जी से भी मैं जानना चाह रही हूँ, वो ये है कि नए मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां क्या हैं, कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस वक्त मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के नए सीएम हैं उन्हें फेस करना पड़ेगा। अनंतराम जी, क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियां आप नए मुख्यमंत्री के लिए देखते हैं? बहुत ही ये मतलब जो है प्रासंगिक प्रश्न आपने किया कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे पहली चुनौती नए मुख्यमंत्री के सामने क्या आने वाली है। तो मंत्रिमंडल के निर्माण को लेके सबसे पहली चुनौती आएगी, और उसमें ये कहाँ तक सफल होते हैं, यहाँ तक होता है कि मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को तो प्रतिनिधित्व देने की बात होती ही है, चाहे उसमें कोई जाट हो, अग्रवाल हो, अहीर हो, शेड्यूल कास्ट हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सबको देना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही महकमों के महत्व को देखते हुए हर व्यक्ति ये चाहेगा, नेता जो है, मुझे होम मिले, मुझे फिनांस मिले, मुझे पीडब्ल्यूडी मिले, मुझे एक्साइज टैक्सेशन मिले। तो इसमें वो कहाँ तक सफल होते हैं, सबको संतुष्ट करने के लिए सबसे पहली चुनौती मंत्रिमंडल के निर्माण की होगी, और उसमें क्या वो सभी वर्गों को संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात है। ये आपने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा, नए मुख्यमंत्री का हरियाणा में जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, वो कैसे होगी, किस तरह से कैसे सभी को एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, एक बात तो हम समझ रहे हैं कि जितने भी नाम, जितने भी चेहरे सीएम पद की रेस में लगे हुए थे, जो मुखिया बनना चाह रहे थे, उन सभी को सेटिस्फाई करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन उनको किस तरह का डिपार्टमेंट देना है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है जो वो मांगे, क्या वो उनको संतुष्ट कर पाएंगे? जाहिर तौर पर सभी को संतुष्ट करना मुश्किल होता है, तो क्या यहाँ पर भी हाई कमांड की ही मर्जी चलेगी, ऊपर से ही सब कुछ तय होकर आएगा? क्योंकि आज मनोहर लाल खट्टर ने एक और बात कही थी, जब उनका सर्व समिति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया, उन्होंने कहा था कि मोदी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, ये कहा था। तो क्या यहाँ पर भी सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आएगा? अनंतराम जी। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि क्या मंत्रिमंडल के निर्माण में चेहरों का भी ऊपर से ही जो है निर्णय होकर के आएगा, किसको होम देना है, किसको फिनांस देना है, किसको पीडब्ल्यूडी देना है, किसको एक्साइज देना है, किसको एग्रीकल्चर देना है, किसको पानी वाला देना है, तो शिक्षा देना है, पब्लिक हेल्थ देना है। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी ये निर्णय हैं, और किसको कोई डिप्टी चीफ, एक बात मैं और जोड़ दूं, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई होगा नए मंत्रिमंडल में अथवा नहीं, और होगा तो कौन होगा? तो आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जितनी यहाँ पर मैं कहना, अनंतराम जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो खबर हमारे पास है डिप्टी सीएम वाली बात, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से नहीं होगी।
कैप्टन अभिमन्यु की बात है, ऐसी खबर मेरे पास आ रही है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम वाली जो बात है वो अभी तक मेरे सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो डिप्टी सीएम का पद नहीं होगा। हाँ, नहीं, ये अच्छी बात है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सदा ही, जब तक आज का एक्सपीरियंस ये बताता, जब जब किसी चीफ मिनिस्टर की मंत्रिमंडल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद दिया गया, वो उसके लिए सिर दर्द बना रहा, वो अपने आप के लिए उसके मुख्यमंत्री की राह में एक प्रकार का रोड़ा बनता रहा। और अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद नहीं क्रिएट करेंगे, ये बहुत अच्छी बात होगी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, कैबिनेट के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। ये अच्छी बात आप कह रहे हो, और अगर ऐसा फैसला वो करते हैं तो ये स्वागत योग्य है। अब मैं कह रहा था कि ये चुनौती में ये जितने भी नामी चेहरे हैं, नामचीन चेहरे हैं, जिनमें चाहे अभिमन्यु जी हों, चाहे ओपी धनखड़ हो, चाहे प्रेमलता जी हों, चाहे अपना ये क्या नाम विज साहब हों, चाहे कोई ना रामविलास जी हों, चाहे कोई अहिरवाल रामविलास शर्मा हो, हाँ जी, हाँ मैंने कहा शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी हों, चाहे वो क्या नाम कविता जैन हो, चाहे वो संतोष सारवान हो, तो इस प्रकार से इन सब चेहरों को वो अकोमोडेट करेंगे अपने मंत्रिमंडल में। और मैंने बता दिया एक सीमा है उनकी कि वो 1.5 गुना लगा सकते हैं, 14 मंत्रिमंडल बना सकते हैं। अगर फिर भी कुछ लोगों को जरूरत पड़ी तो संसदीय सचिव बना करके, जैसी पहली सरकारें करती रही हैं, और उनको खुश करने के लिए फिर बाकी चेयरमैनों के बहुत पद पड़े हैं। हरियाणा में कम से कम भी 40 से ऊपर चेयरमैन हैं। तो मैं अगर ये भी कहूँ लाइट मूड में कि सबको अकोमोडेट करने की, चलिए अनंतराम जी इससे थोड़ा आगे इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्रिमंडल बनाना तो एक चुनौती है, लेकिन वो चुनौती भी पार हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी चीजें हाई कमांड से डिसाइड होकर आगे आएंगी और उस पर कोई इफ एंड बट नहीं करेगा। और ज्यादा जो चैलेंजेस हैं, जो सबसे बड़े अहम मुद्दे जिनको इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत होगी, वो नए मुख्यमंत्री के सामने क्या है? आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी ये है, या फिर नौकरियों का मसला है, या फिर बुनियादी सुविधाएं हैं, या फिर विकास के? ये इनसे जुड़ी मैं बात एक और कहना चाहूँगा कि इन सब के लिए फिनांस चाहिए, अर्थ चाहिए। अर्थ धुरी होती है जिसको चारों तरफ प्रशासकीय पहिया घूमता है, तो ये एक ऐसी पिवट है जिसको चारों तरफ रिवॉल्व करता है प्रशासकीय पहिया। लेकिन और आज 85,000 करोड़ से ज़्यादा का ऋण भी है हरियाणा के ऊपर, पिछली सरकार छोड़ के गई है। तो इन सभी योजनाओं का जिनका आप नाम ले रहे हैं, चाहे बेरोजगारी की समस्या है, चाहे भत्ता देने की बात है, चाहे मुफ्त शिक्षा की बात है, चाहे यूनिवर्सिटी खोलने की बात है, चाहे कोई भी आप लेके चलेंगे, तो और चाहे किसानों के लिए फ्री बिजली करने की बात है, तो इन सब सारे के लिए फ्रेट टैक्सों से अगर करेंगे तो वो इनके लिए कष्टदायक होगा और विमुख हो जाएंगे लोग, मतदाता विमुख हो जाएगा। तो इनकी अच्छी बात ये है, इसमें अच्छी बात है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार और यहाँ भी, तो इसमें केंद्र सरकार का वर्द होने के नाते इनको फिनांस के लिए मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये अपने कार्यक्रमों को, जैसा कि अभी घोषित किया उन्होंने कि वो समान विकास के लिए और जो योजनाओं को लागू करने के लिए आए दिन चाहे उनको दिल्ली जाना पड़े, लेकिन फिर उनको, क्योंकि केंद्र में सरकार इसी दल की है, तो वहाँ से खुला बड़ा लिबरल जो है फिनांस इनको मिलता रहेगा और ये इस प्रकार से अपनी योजनाओं को, घोषणाओं को लागू करने में समर्थ हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भुवन जी जी मुख्यमंत्री से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन लोगों ने क्या कहा, कितने प्रतिशत लोगों की क्या राय थी, वो शायद भुवन हमें यहाँ पर शेयर करना बेहद। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने यहाँ पर नवजोत। ये हम दर्शकों को दिखाते हैं जो हरियाणा की आवाज हमारा कार्यक्रम जो आता है उसमें लोगों से हम राय उस पर लेते हैं। आज का सवाल जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरियाणा की जनता को नए मुख्यमंत्री से कितनी उम्मीदें और किन किन मुद्दों को लेकर कितनी उम्मीदें जनता रख रही है, वो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता दें, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, ये वो 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता ने अपनी राय दी। भ्रष्टाचार 40% जनता ये मानती है कि भ्रष्टाचार को दूर कर पाएंगे, क्योंकि मोदी ने उनको भेजा है, लिहाजा जब मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो वो भी मनोहर लाल खट्टर में भी वो चीज सामने आए और भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा जो है एक्शन उनकी तरफ से लिया जाए। 30% लोग बेरोजगारी को लेकर, चूंकि युवाओं में काफी रोष इस बार देखा गया रोजगार को लेकर, बेरोजगारी उनमें काफी देखी जा रही थी, उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी, कहा कि 30% जो है वो उम्मीद उनसे लगाई जा रही है कि हो सकता है बेरोजगारी को दूर कर पाए। महंगाई की अगर बात करें, यूनिवर्सल मुद्दा है,
30% जो है जनता ने माना कि महंगाई का ये मुद्दा है जिसको लेकर उम्मीदें लगी हैं कि उसको कहीं ना कुछ हद तक कम किया जा सकता है। नवजोत, तो यकीनन यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वो बहुत बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आया है। भुवन, जो आपने हमें आंकड़े बताए हैं, तो यकीनन लोगों की ये उम्मीदें हैं कि नए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कुछ करें, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ करें और बेरोजगारी। तीनों ही चीजें इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि यही चीजें अगर कंट्रोल नहीं होती हैं तो फिर जो क्राइम रेट है वो बढ़ता है स्टेट में, क्योंकि लोग आसानी से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और फिर जब नहीं मिलता तो भटकाव उन्हें जुर्म के रास्ते पर भी ले चलता है। तो यानी ये मुख्य चुनौतियां हैं। अनंतराम जी के पास जाना चाहेंगे। अनंतराम जी, जो लोगों की राय में ये चीजें निकलकर सामने आई, ये बड़े एक लोगों की उम्मीदें हैं नए मुख्यमंत्री से, ऐसे में कितने सक्षम होंगे नए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी की सरकार कि वो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को कंट्रोल कर? हाँ, इन तीनों मुद्दों पे मैं बारी बारी से कहना चाहूँगा। ये जो भ्रष्टाचार को बंद करने की बात है और जहाँ तक रोजगार देने की बात है, ये तो लंबी प्रक्रिया का भाग है। ये दो तरह की बात होती है, एक लॉन्ग टर्म योजनाएं होती हैं, एक शॉर्ट टर्म योजनाएं होती हैं। तो ये सबसे पहली बात जो है वो ये है कि लोगों में एक विश्वास पैदा किया जाए, नई सरकार के प्रति विश्वास, हाँ ये करेगी। अगर ये विश्वास भी जगाने में मतदाताओं के बीच हो गया तो भी काफी हद तक ये, वैसे जहां तक महंगाई की बात है वो इमीडिएट में आता है। ये जो मैंने दो तरह की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम बताई, ये तीनों मुद्दों पे, तो जो महंगाई है उस पर इमीडिएटली काबू पाने की बहुत आवश्यकता है और वो पाई जा सकती है, और आपने देखा भी केंद्र में कि जो है महंगाई का पिछले 15 दिनों में कम हुई है और डीजल के रेट भी, पेट्रोल के रेट भी कम हुए हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड अनंतराम जी वही कहते हैं। मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रहा हूँ। हमारे साथ जवाहर यादव बीजेपी से जुड़ गए हैं। जवाहर यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद सर, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने बतौर मुख्यमंत्री क्या होगी? देखिए, अनेकों चुनौतियां हैं। यहाँ चुनौतियां छोटी बड़ी नहीं है। हमारे लिए तो मुख्य उद्देश्य जो माननीय मुख्यमंत्री के सामने होगा वो हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को ये विश्वास दिलाना पहले कि ये सरकार हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है। ये किसी जाति, किसी जिले, किसी संप्रदाय की, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, नंबर 1। दूसरा, फिर समान विकास और समान रोजगार। इसके अलावा जो भेदभाव होता है नौकरियों के मामले में वो समाप्त करना, लोग अपनी ज्ञान के माध्यम से नौकरी को अर्जित करें, ये रहेगा। दूसरा, जो कांग्रेस ने खजाना खाली करके रखा हुआ है, जो 83,000 करोड़ के आसपास का जो कर्जा हरियाणा को कांग्रेस सरकार देके जा रही है, खजाने को खाली करके जा रही है, उस खजाने को ठीक करना, उसको बैलेंस करना, ये हमारे लिए चुनौती होगा। फिर कांग्रेस ने जो कुशासन की जड़ पूरे एक अंदर तक भर रखी है, उसको धीरे धीरे निकालकर भ्रष्टाचार समाप्त करना और लोगों को विकास के मार्ग पर लेके जाना। और लोगों में जो भय था अभी तक सरकारों का, चाहे वो कि पहले लूटने वाली और पीटने वाली सरकार रही हो, अब वर्तमान में लूटने वाली सरकार थी, सबसे पहला संदेश ये देना कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की सरकार है। जौहर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, नवजोत बात कर रही हूँ। जौहर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो चैलेंजेस आपने गिनाए हैं उसी पर हमने लोगों की प्रतिक्रिया भी देखी थी अपने कार्यक्रम में। लोगों ने यही एक्सपेक्ट किया है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे बहुत अहम हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई है? हालांकि आपने कहा, हम भी जानते हैं कि कर्जा बहुत है, लेकिन फिर भी इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि जो लोग इस बात के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं नए मुख्यमंत्री से, वो चीजें उनको मिल पाएंगी? जौहर नवजोत जी, अभी तो इस प्रदेश को मुख्यमंत्री मिलना है 26 तारीख को। उसके बाद उनकी कैबिनेट बनेगी। निश्चित रूप से एक खाचा भारतीय जनता पार्टी के विजन को लेकर हम जाएंगे। उसका एक तैयारी है। देखिए, आज मैं बोलने को केवल आपके चैनल पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। हमें जैसे जैसे है, निश्चित रूप से एक एक पेपर हम रेडी करेंगे। हमारे पास रोड मैप होगा हरियाणा के विकास का, बेरोजगारी को खत्म करने का, भ्रष्टाचार को खत्म करने का। वो निश्चित रूप से इसका अनुभव भारतीय जनता पार्टी के पास लंबा है। हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया, हमने गुजरात में किया, हमने ये गोवा में किया, राजस्थान भी उसी रास्ते पे चल रहा है।
तो भारतीय जनता पार्टी का, और जो खासकर जो मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनके नेतृत्व में, इनके सानिध्य में हिमाचल में हमारी सरकारें बनी है। जब इनके नेतृत्व में जो बंसीलाल की सरकार बनी थी वो इनके ही प्रयास से बनी थी। तो जो मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला है वो ठीक है, वो लो प्रोफाइल है, हरियाणा की जनता उनको कम जानती है, परंतु उनके करिश्मे इतने हो रखे हैं, जब हरियाणा की जनता के पास धीरे धीरे जाएगा तो हरियाणा की जनता कहेगी अरे हमारा मुख्यमंत्री इतना अनुभवी है। तो अभी तो लोग जानते नहीं क्योंकि वो लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं, परंतु उनको इन सब चीज का अनुभव है, इन सब के पास इनका रोड मैप है, और निश्चित रूप से जल्दी ही हरियाणा की जनता को हम राहत दिलाएंगे। और महंगाई पर तो हमने काम करना शुरू कर रखा है। आज डीजल के जो पहली बार 7 साल में पहली बार रेट हुए। एक बात तो तय है कि वायदों और दावों का जो दौर है वो खत्म हो चुका है। अब लोग यकीनन, क्योंकि क्लियर मैंडेट दे चुके हैं, लोग एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखेंगे। पहली बार क्योंकि बीजेपी की सरकार आई है, लोगों को एक ऑप्शन मिला है, तो आपको लगता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने के लिए बीजेपी की जो नई फौज है, या फिर आप कहें वो चेहरे जो कैबिनेट में शामिल होंगे, वो पूरी तरह से तैयार है? निश्चित रूप से नवजोत जी, मैंने जो आपको उदाहरण गिनाए ये अपने अन्य प्रदेशों के इसलिए ही तो गिनाए कि हमने वहां करके दिखाया है। आज मध्य प्रदेश है, विकास के मार्ग पर चल रहा है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, गोवा है, राजस्थान है। ये मैंने इसलिए बताया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती को स्वीकार करती है और चुनौती को समाधान तक लेकर जाती है, यही हमारी विशेषता है। इसलिए हरियाणा के, और दूसरा देखिए, आज कोई भी व्यक्ति जो हमसे 100 दिन का हिसाब मांगते हैं, मेरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूं। अभी एक चैनल पे कोई मुझसे कह रहा था जी 2 दिन में आप क्या कर देंगे, तो मुझे हंसी भी आई और फिर बाद में मुझे लगा चलो ये व्यक्ति की गलती भी नहीं है। उसका कारण बताता हूँ। लोगों को उम्मीदें भी केवल हमसे हैं। वो ठीक है कि वो जल्दी कर रहे हैं, परंतु लोगों को लगता है कि यार इस देश को, इस प्रदेश को अगर कोई विकास के मार्ग पर लेके जा सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हमारा विरोधी भी हमसे पूछता है कि 100 दिन में आपने क्या कर दिया, क्योंकि उसे भी पता है कि हमारी सरकारें नहीं कर पाई, परंतु ये सरकार ऐसी थी जिसमें 100 दिन में उपलब्धि होगी। इसलिए वो हमसे प्रश्न भी पूछता है कि यहाँ से उत्तर भी मिलेगा। वो केवल हमें ये कहने के लिए प्रश्न नहीं पूछता कि इन्होंने कुछ नहीं किया होगा, उनको पता है कि हम प्रश्न करेंगे तो यहाँ से उत्तर। चलिए, जवाहर यादव जी, अनंत राम हमारे साथ स्टूडियो में है, प्रोफेसर अनंत राम, राजनीतिक विश्लेषक, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी, स्वागत है। हाँ, देखिए यादव जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, किसी भी सरकार का एक चेहरा होता है, जैसे आपका मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ गया है, और इसमें निर्विवाद बात है कि वो स्वच्छ छवि के हैं। उन्होंने कार्य भी किया, संघ में भी किया, हिमाचल में भी किया, मोदी जी के साथ भी किया, हरियाणा में भी किया। ये सब बातें तो निर्विवाद हैं, इन पे मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन जो आप कैबिनेट देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे, उन जिन चेहरों को लेंगे, वो चेहरे ये प्रतिबिंबित करेंगे कि ये जो आपके वायदे हैं, ये जो विश्वास लोगों ने आपके अंदर किया है कि भाई चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे विकास का, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है एक पारदर्शी शासन आप देने की कोशिश करेंगे। इसमें ये वो जो कैबिनेट बनाएंगे, क्योंकि कोई दीवारें नहीं काम करती, वो आदमी काम करते हैं, वो राजनीतिक मुखिया जो होंगे विभागों के, मेरा मतलब मंत्रिमंडल के सदस्यों से है, तो वो जिस प्रकार के आप लेंगे, तो इस बात को रखने के लिए क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मंत्रिमंडल में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में और कैबिनेट में, कैबिनेट क्योंकि छोटी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो दोनों तरह के मंत्री होते, वो उसका बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा जाति पाति से ऊपर उठ करके कि उन्हीं चेहरों को इसमें लिया जाए जो कि डिलीवर कर सके। मेरा ये प्रश्न है। अनंत राम जी, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। आप जो प्यार हरियाणा की जनता को हमारे माध्यम से देना चाहते हैं उसका हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं। ये मान के चलिए, मंत्रिमंडल विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का, तो जब वो बना लेंगे अपनी, तब मैं उनके हर एक मंत्री के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है। तो जो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है वो उन्हीं का अधिकार है। निश्चित रूप से जब मंत्री की अनाउंसमेंट होगी, एक एक मंत्री पर मैं आपको बता पाऊंगा और आप भी कहेंगे अरे इतनी सुंदर ये कैबिनेट है, तो ये केवल भाजपा का मुख्यमंत्री दे सकता है। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये है कि एक प्रकार आपसे, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, हम जनता की तरफ से मैं एक विशेषज्ञ के तौर पर एक विश्वास चाहता हूँ कि हरियाणा जनता ने तो आप विश्वास प्रकट कर दिया, अब आपका उत्तरदायित्व है कि रिस्पॉन्सिव आप हैं, डिलीवर आपने करनी है। तो और वो डिलीवर किन्हीं व्यक्तियों के माध्यम से होता है, दीवारों के माध्यम से नहीं होता। जवाहर जी, यहाँ पर मेरा आपसे ये सवाल है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि जात पात की राजनीति सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, क्या बीजेपी उसे ओवरकम कर पाएगी? डेफिनेट है नवजोत जी, हमने करके दिखाया है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, हमने कहा देखिए मेरा उदाहरण तो देखिए,
महेंद्रगढ़ जो यादव बहुल्य सीट है वहां से रामविलास शर्मा जी जीत जाते हैं। गुड़गांव जो पंजाबी बहुल्य सीट है वहां से उमेश अग्रवाल को हम लड़ाते हैं। जो सोना जिसमें मेयो 50,000 से ऊपर है और गुजर केवल 10-15 हजार है, वहां से हमारे गुजर प्रत्याशी तेजपाल तंवर जीत जाते हैं। तो हमने तो अपने यहाँ इस बंधन को पहले ही तोड़ दिया है, इसलिए हम तो इस चीज से उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मनोहर लाल जी का तो जो नेतृत्व है, यही उनकी क्षमता है कि वो देखिएगा जात पात सबको भूलकर वो कहेंगे हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता, और हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता ये कहेगी, कुछ दिन रुकिए, वो कहेगी ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार अलग बात है, परंतु ये हमारी भी सरकार है, ये हरियाणा के 2.5 करोड़ की भी सरकार है, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा यहाँ से हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। बेहद शुक्रिया जवाहर जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि हाँ, मैं एक बात कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, जवाहर जी बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से भुवन कौन है हमारे साथ? कृष्णमूर्ति हुड्डा नवजोत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मनोहर लाल खट्टर अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के, ये तय है। अब पहली प्रतिक्रिया। ये हम तो स्वागत करते हैं और इस सरकार को मौका देंगे काम करने का, सरकार को रचनात्मक सहयोग देंगे, सरकार की कम से कम 1 वर्ष तक हम कोई बुराई नहीं करेंगे। अगर ये अच्छे काम करेंगे, अगर बहुत ही ज्यादा खराब करेंगे तो हम इनको जरूर इनकी आलोचना करेंगे। अब तो मुख्य लेकिन सरकार को क्या बात है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप कह रहे हैं कि 1 साल तक सरकार की कोई बुराई नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है और शुरुआत आप कर रहे हैं। देखिए, एक सरकार चुनी है, लोगों ने चुनी है, लोगों ने इतना विश्वास प्रकट किया है, तो लोगों के विश्वास की हम सम्मान करेंगे और इस सरकार को पूरा मौका देंगे काम करने का, ताकि लोगों का भला कर सके। मैं हुड्डा साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब, आप तो प्रतिपक्ष में हैं नहीं, अब प्रतिपक्ष में मेरा मतलब लीडर पोजीशन तो होगी इन लोग, और आपने आज बड़ी अच्छी एक बात की, रचनात्मक बात है ये, कि इसको 1 साल का मौका देंगे और फिर हम इस बात पे करेंगे, इसको क्रिटिसाइज करना है नहीं। लेकिन आप ही की पार्टी के 2 तो हारे हुए एमएलए और 1 वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हरियाणा से है, आप भली भांति उनको जानते हैं, उन्होंने आज मुख्यमंत्री निवर्तमान, हाँ शैलजा जी ने निवर्तमान मुख्यमंत्री पर ये प्रश्न उठाया है कि हाँ, ये कांग्रेस नहीं हारी बल्कि हुड्डा जी हारे हैं, और 2 जो एक्स एमएलए थे उन्होंने ये कहा है कि ये जो है पगड़ी हारी है, वो जो जिसका एक विशेष रंग था, और मुख्यमंत्री हारा, कांग्रेस नहीं हारा, और नरसिम्हा राव ने जो कांग्रेस के लिए विनाश का काम किया था वो मुख्यमंत्री ने किया है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, आप ही के पार्टी के हैं, वो आज भी हैं कांग्रेस में। देखिए, पिछले 3 महीने तक शैलजा जी बिल्कुल चुप रही, और शैलजा जी चुप रहे तो उनके अनुयायी हैं जो एक्सएमएलए है, जो चुनाव हार गए हैं, वो भी चुप रहे। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो भूपेंद्र हुड्डा से जाके अपने चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत सा फंड लेके आए थे, आज से 3 महीने पहले। मैं हैरान था उनको देख के मुख्यमंत्री के कैबिन में कि ये लोग हमेशा बुराई करते हैं कांग्रेस की, और ये आज यहाँ आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ इस प्रकार की ना तो शैलजा जी को ऐसी बात करनी चाहिए और ना उनको एमएलए को ऐसी बात करनी चाहिए। अब तो पार्टी हार गई है, पार्टी को दोबारा खड़ा करना चाहिए, एकजुट करना चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अपनों ने अपनों को लूटा, ये पहले भी कांग्रेस ऐसे आई। कुमारी शैलजा और राजपाल भूखड़ी जो विधायक थे, उन्हीं की बात अनंतराम जी कर रहे हैं। वो अब फिर से राजपाल भूखड़ी का कहना है, हमारे ही चैनल पर बतौर राजपाल भूखड़ी ने ये बयान दिया कि मेरे हारने की वजह मुख्यमंत्री हुड्डा हैं, उन्होंने जानबूझकर हराया है मुझे। तो यानी कि शैलजा गुट है जो एक बार फिर से ये सक्रिय होके बोल रहा है कि पूरे की पूरी हार जो है वो सीएम हुड्डा की, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी वजह से हुई है कांग्रेस की, और यही जिम्मेदार हैं। तो अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस कैसे अपनी रिवाइवल की बात सोच सकती है? हालांकि 5 साल एक लंबा अरसा है, लेकिन फिर भी देखिए 5 साल के बाद जब होगी मैं आपसे बात करूंगा। कांग्रेस 100% रिवाइवल होती है। 2000 जब भी कांग्रेस हारी है, दोबारा पूरी ताकत से आई है। आपको याद है 1996 में 9 सीटें आई थी, आज तो 15 सीटें हैं हमारी। और आप कह रहे हैं कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे। 15 सीटों से हम बहुत अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो विपक्ष का नेता है वही विपक्ष की भूमिका निभाएगा।
हम बहुत अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। हुड्डा साहब मैं बल्कि ओम प्रकाश चौटाला की नहीं जो नहीं पार्टी है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आप विपक्ष की भूमिका भी निभा लेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है जो परिवार में बिखराव है, ना उसे पहले वो भी समेट ठीक कर पाए लेंगे। और ना अब समेट पा रहे नहीं, हैं। तो ऐसे मेरा में एक पर्सन क्या है, अब कांग्रेस में ओवरहॉलिंग होगी, कोई नया चेहरा हाँ। उभरेगा? देखिए, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस हमेशा जब भी हारी है पूरी ताकत के साथ दोबारा आई है। और कांग्रेस पार्टी का आप चिंता ना करें, ये छोटा मोटा अब एक आरोप प्रत्यारोप, पहले लोग ये 3 महीने चुप रहे, बिल्कुल 3-4 महीने तो जैसे राहुल जी ने शैलजा जी को कहा था उस समय तो ये सारे चुप हो गए एकदम से। अब चुनाव हार गए, खुद चुनाव हार गए, तो अब ये सारे आरोप लगा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं कहीं ना कहीं चुनाव हारने में इनकी अपनी गलती भी है। कभी ये सोचे कि सारी गलती भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बड़ा अच्छा किया, उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई मैं इसकी सारी हार की जिम्मेदारी लेता हूँ अपने ऊपर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं हुड्डा साहब, मैं आपसे एक और प्रश्न करना, इसी से जुड़ा हुआ है। तो क्या कांग्रेस हाई कमांड और प्रदेश की जो है आपकी कांग्रेस जो है संगठन, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रहा है, इनको पार्टी से बाहर करने जा रहा है या नहीं? देखिए, ये मामला तो अशोक तंवर जी बता पाएंगे, या नहीं। ये मामला जो अब शैलजा जी पे कार्रवाई होती है वो तो केंद्र से होती है। हाँ, केंद्र से होती है। हुड्डा जी, अशोक तंवर तो पहले ही नाराज चल रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो उस बात को लेकर भी नाराज चल रहे थे। तो यानी कि कमियां तो कहीं ना कहीं रही हैं, आपस में एक मत कोई नहीं था। देखिए, जब पार्टी हारती है उसके कारण तो कुछ न कुछ होते ही हैं, बगैर कारण के पार्टी नहीं हारती। और इसकी हम जो पार्टी हारी है इसकी गहन समीक्षा भी करेंगे जी। और गहन समीक्षा करके जो जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, कृष्णमूर्ति जी आप हमारे साथ बने रही। सतबीर सिंह कादियान, इनेलो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवजोत यहाँ पर। जी हाँ, सतबीर कादियान जी, नए मुख्यमंत्री बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर अब प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। किस तरह से देखते हैं नए जो मुखिया हैं उनको और चैलेंजेस को? देखिए, प्रजातंत्र में बदलाव होता रहता है। इस बार प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी पिछले चुनाव में 4 सीट आई थी, 47 सीट देके प्रदेश में हुकूमत करने का मौका दिया है। अब तक खट्टर साहब कभी एमएलए नहीं बने, एमपी नहीं बने, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए तो बिल्कुल नए हैं। अनुसार प्रशासनिक क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से ये प्रदेश को बेटर चलाएंगे, वो तो वही जान सकते हैं। हमारी तो इंडियन नेशनल लोकदल की तो ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी, जो कांग्रेस के खिलाफ 4 सीट बनाई थी, हम आशा करते हैं कि वो उसको भ्रष्टाचार को खत्म करने में अपना योगदान देंगे और प्रदेश को नई गति दें। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप अब मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने जा रहे हैं प्रदेश में, आप ही की पार्टी से विपक्ष का अभय चौटाला होंगे, तो आप नई सरकार को कितना रचनात्मक सहयोग देना चाहेंगे या इनको उन मुद्दों पे घेरने का प्रयास करेंगे जिनको आप पिछले 10 सालों से आप उठाते रहे हैं, और जो इस नई सरकार से भी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, नौकरियों का मुद्दा हो, भेदभाव का मुद्दा हो, चाहे कोई भी बात हो, और ख़ास तौर पर इस बीजेपी के भी आप विरोध करते रहे हैं, लेकिन क्या आपकी क्या नीति रहेगी विपक्ष में रहते हुए? क्या इनको कुछ समय देना चाहेंगे, आप कुछ समय तक चुप रहेंगे, या इनको उन मुद्दों पर घेरना चाहेंगे जो कि आज तक आप उठाते रहे? हमारे जो मैं मुबारकबाद अभय सिंह चौटाला को देता हूँ, जिसको हमारी पार्टी ने विपक्ष का नेता अपनी पार्टी की तरफ से चुना, और विपक्ष के नेता सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वो बन जाएंगे जी जी, और शपथ लेंगे जी, और उम्मीद करते हैं पॉजिटिव जो एटीट्यूड हमारा रहेगा। नकारात्मक राजनीति लोकदल कभी नहीं करता। अगर प्रदेश के हित में काम करेंगे तो पूरा साथ देंगे, नहीं प्रदेश के हित के अनुसार नहीं चलेंगे तो अवश्य तौर पर विपक्ष का जो फर्ज होता है उसको निभाकर विरोध भी करेंगे, सचेत भी करेंगे, सारे काम करेंगे। नहीं, इसका अर्थ दूसरे शब्दों में क्या मैं ये समझूं कि आप मुद्दों आधारित
जो है राजनीति करेंगे पक्ष जो विरोध करने की या इनको सहयोग देने की, मुद्दों आधारित करेंगे, ये मैं मान लूं। मुद्दे कैसे होते हैं आप मुद्दे बताता हूँ। मुद्दे जैसे विधानसभा में जो ही मुद्दे आएंगे, जो भी मुद्दे आएंगे, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेने की बात हो, इंडस्ट्री लगाने की बात हो, बिल्कुल 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 तो वो मुद्दे होते हैं। बिल्कुल। अरे अच्छा काम डेवलपमेंट का करेंगे तो साथ देंगे, नाश करेंगे तो उसका विरोध चलिए, करेंगे। बहुत शुक्रिया सतबीर वही सिंह बात कादियान है, आपका मुद्दा। हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की बेहद कमी है। नवजोत, आपके पास मैं आ रहा हूं। आपने तीनों ही पक्षों को सुना। सतबीर सिंह कादियान आखिर में बोल रहे थे, क्या लगता है आपको, अगर आखिरी कमेंट आपसे इस पूरी बहस का लेना चाहूं तो क्या निकलेगा? देखिए, अभी जरूर विपक्ष शांत है, चुप है और खामोश रहना चाहता है थोड़ा सा। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने ये बात कही कि 1 साल का वक्त हम नई सरकार को देंगे और हम बिना वजह आलोचना नहीं करेंगे। अगर इस तरह की पॉजिटिव अप्रोच रहे तो शायद एक अच्छी राजनीति की शुरुआत हम जरूर मान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षाओं की राजनीति फिर हावी नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लोगों को, हरियाणा की जनता को। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, आपने खुद कहा कि जो लोगों ने हमारे कार्यक्रम में राय दी, ये 3 मुद्दे, अब इन्हें टैकल कैसे करेगी बीजेपी सरकार और मनोहर लाल खट्टर, क्या वो रोड मैप प्लान करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और डेफिनेटली सबकी निगाहें उनके मंत्रिमंडल पर अब टिकी हैं कि किस तरह का मंत्रिमंडल होगा और फिर आगे की रणनीति क्या होगी। उम्मीद हम अच्छी करते हैं, देखते हैं कि ये जो नया अध्याय हरियाणा की राजनीति में शुरू हुआ है, ये क्या करवट लेता है। बहुत शुक्रिया नवजोत आपका हमारे साथ इस पूरी बहस में जुड़ने के लिए। आखिरी कमेंट हम यहाँ पर प्रोफेसर अनंत राम जी से लेना चाहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनका प्लस पॉइंट ये है कि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और यहाँ भी, इसलिए इनको आर्थिक सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा, मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा और शायद ये इनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो। बिल्कुल, ये प्लस पॉइंट हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस पूरी बहस पर जब बात हो रही थी, मनोहर लाल खट्टर की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, आगे जाके चैलेंजेस क्या होंगे, मंत्रिमंडल का पहला चैलेंज है कैसे गठन करेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सब देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस खास पेशकश को यहीं समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा